एवरीवन, आप जुड़े हैं आपके चैनल पैरामेडिकल हब विद साकिर सर से। आज का जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश मिक्स में होएगा। सबसे पहले तो मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि आप पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे और जो मैं पढ़ाता हूँ उनको आप अपने नोट्स को तैयार करते हुए मेरे साथ चले। उम्मीद करूंगा कि जो मैंने पढ़ाया था अगली वीडियो वो आपको समझ आई होगी। अब दूसरी जो वीडियो रहेगी वो भी हेमेटोलॉजी का ही एक छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसको हम पीसीवी कहते हैं। अगर वीडियो पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा पीसीवी। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो मेन एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। पीसीवी को अगर हम देखें तो इसको हम फुल फॉर्म के अंदर बात करें तो इसकी होगी पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीसीवी का मतलब होगा पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी कि जो पीसीवी है वो पैक्ड सेल वॉल्यूम है और पीसीवी एक तरीके का टेस्ट होता है। तो पीसीवी सबसे पहले हम ये देखते हैं पीसीवी होता क्या है, पीसीवी क्यों किया जाता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पीसीवी करने का जो मेन पर्पज है, जो उद्देश्य है, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो पीसीवी करने का मुख्य कारण क्या है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एम, यानी पीसीवी क्यों की जाती है। तो पीसीवी हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी यानी कि ब्लड सेल, आरबीसी ब्लड सेल की रेंज को देखने के लिए की जाती है। पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाती है। इसको करते क्यों है, तो हमारी बॉडी में आरबीसी ब्लड सेल की रेंज को देखने के लिए पीसीवी की जाती है। बात यह है कि पीसीवी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पीसीवी करने का मुख्य उद्देश्य है कहीं जो ब्लड की वजह से, आरबीसी की कमी होने की वजह से जो बीमारियां होती है, जैसे कि डिजीज का अगर नाम लें उसके अंदर हम देख सकते हैं एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, 2 नंबर पे है पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। तो एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया जैसी कंडीशन का पता लगाने के लिए पैक्ड सेल वॉल्यूम करा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी और लैंग्वेज बिल्कुल आसान भाषा का मैं प्रयोग करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। पीसीवी को हम इस तरीके से करेंगे, इसके कुछ टॉपिक मैंने बनाए हैं, उन टॉपिक पे चर्चा करके हम पीसीवी को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो रहेगा इसका प्रिंसिपल। कोई भी टेस्ट को करने के लिए उसका प्रिंसिपल होता है, तो उस प्रिंसिपल पे बात करेंगे। 2 नंबर पे हम जो बात करेंगे इस टेस्ट को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उन रिक्वायरमेंट को देखेंगे। इसके बाद में इस टेस्ट को करने के लिए हमारे पास स्पेसिमेन किस तरीके का होना चाहिए। स्पेसिमेन का मतलब हो गया सैंपल। स्पेसिमेन का मतलब सैंपल, सैंपल किस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे बात प्रोसीजर पे। प्रोसीजर पे इसकी बात करेंगे। प्रोसीजर जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम पीसीवी की कैलकुलेशन करते हैं।
कैलकुलेशन करके फिर हम लास्ट के अंदर देखते हैं नॉर्मल रेंज। सबसे पहले हम पीसीबी करने के लिए इसके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, फिर हम इसकी जो रिक्वायरमेंट है इस पीसीबी को कंप्लीट करने के लिए उसको देखेंगे, फिर जो स्पेसिमेन जो सैंपल लगेगा उस सैंपल की चर्चा करेंगे, फिर जो प्रोसीजर होता है ये पीसीबी किस तरीके से की जाती है उसको हम देखेंगे, फिर जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को हम देखेंगे और फिर नॉर्मल रेंज की बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको अभी तक जो पढ़ाया है वो क्लियर समझ में आ रहा होगा और मैं आपको 1000% गारंटी देता हूं, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको मेन एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। डीएमएलटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट पीसीबी एक तरीके का टॉपिक रहने वाला है। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों को प्रोवाइड करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, इसलिए गौर से ध्यान दें और हमारी वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल। पीसीबी करने का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या कहता है उस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल होता है वो इस तरीके से होता है कि जब भी हम कोई भी टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें किस तरीके से प्रिंसिपल उसका क्या कहता है उस चीज को हमको देखना पड़ता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका प्रिंसिपल कहता है जब एंटीकोगुलेंट ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर 3500 आरपीएम पर घुमाते हैं तो जो आरबीसी होती है वो वाइल ट्यूब के बॉटम में बैठ जाती है और बॉटम के अंदर जो कॉलम होता है उस कॉलम की जो रीडिंग लेते हैं उसको पीसीबी कहते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब मैं जब ये चीजें आपको नोट डाउन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप देखते हैं आगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो आप समझते हैं। प्रिंसिपल के अंदर क्या होगा, जब हम एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जब हम एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, गौर से सुनिएगा, जब हम एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज हमको 3500 आरपीएम 3500 आरपीएम पर हमको सेंट्रीफ्यूज करना है। जब सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा तो जो इरिथ्रोसाइट होगी यानी कि जो रेड ब्लड सेल है वो होगी, वो हमारी ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। यानी कि जब एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3500 आरपीएम पर तो इरिथ्रोसाइट होगी, वो वाइल या ट्यूब के अंदर बॉटम की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। ये इसका प्रिंसिपल होता है। पीसीबी पैक सेल वॉल्यूम का प्रिंसिपल आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की। पीसीबी पैक सेल वॉल्यूम जो हम करते हैं इसके अंदर किस किस चीजों की जो आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा रिक्वायर।
रिक्वायरमेंट। यानी कि पीसीबी डन करने के लिए हमें किन किन चीजों की, किन किन इंस्ट्रूमेंट की हमको जरूरत पड़ेगी, वो रिक्वायरमेंट में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको जो पीसीबी करना है, डन करने के लिए हमें कुछ ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। उस ट्यूब का नाम होगा विंड्रो ट्यूब। विंड्रो ट्यूब से हम ईएसआर को भी करते हैं और इसी से हम पीसीबी को भी करते हैं। याद रहे। दूसरा जो होगा वो होगा हमारा, जो दूसरा होगा वो होगा पास्चर पिपेट। पास्चर पिपेट रिक्वायरमेंट में विंड्रो ट्यूब और पास्चर पिपेट हो गया। तीसरी जो चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो होगा सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज हमको पीसीबी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है विंड्रो ट्यूब की, पास्चर पिपेट की और सेंट्रीफ्यूज मशीन की। अब जो हमारी जो वाइल होगी, जो विंड्रो ट्यूब होगी, वो इस तरीके से होगी। उसका ऊपर का जो मेन जो होती है वो ओपनिंग होती है, यानी कि जो ऊपर से होती है वो बिल्कुल खुली हुई रहती है, विंड्रो ट्यूब होती है। इसके अंदर हमको क्या करना है, इसकी जो रीडिंग लेते हैं वो हम पीसीबी के अंदर 100 से लेते हैं। 100 के बाद 90, 80, इसी करते करते हम 10 और 0। पीसीबी अगर करना है तो हमको इस तरीके से रीडिंग लेनी है। अगर हमको ईएसआर करना है तो 0 से स्टार्ट करना है और 100 रीडिंग तक रुकना है। तो इसको हम कहते हैं ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट। ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो वाइल होती है, इसके अंदर ब्लड को हम डालते हैं। इस वाइल के अंदर हमेशा याद रखें, जो आरबीसी होगी वो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएगी। आरबीसी हमेशा बॉटम के अंदर सेटल डाउन आ जाएगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक होगा, उसको हम कहेंगे बफी कोड। ये हो गई आरबीसी, ये होगा बफी कोड, और यहाँ पर हमारी एक येलो कलर की परत पाई जाएगी, लेयर पाई जाएगी, उसको हम कहेंगे प्लाज्मा। बातें आपकी क्लियर होती हुई नजर आएगी। मुझे उम्मीद है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो हम बात करते हैं इस ट्यूब की, तो ट्यूब के अंदर जो प्रोसेस होती है, तो फिर इसके अंदर आरबीसी सेटल डाउन हो जाती है, फिर बीच में बफी कोड आता है। तो बफी कोड कंटेन करके रखता है डब्ल्यूबीसी और पीएलसी यानी प्लेटलेट्स को। बफी कोड कंटेन करके रखता है व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को। प्लाज्मा ऊपर की तरफ आ गया, ये बफी कोड है, और जो आरबीसी है वो बॉटम की तरफ सेटल डाउन होती हुई आपको नजर आएगी। अब बात हम करते हैं इसके स्पेसिमेन। दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया होगा। मैं आपको वापस एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर विंड्रो ट्यूब की आवश्यकता होगी, फिर पास्चर पिपेट की आवश्यकता होगी, फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन की आवश्यकता होगी, और इसके अंदर जो वाइल रहती है, इसके अंदर इस प्रोसीजर के अंदर आरबीसी सेटल डाउन हो जाती है बॉटम के अंदर, और इसके जो जस्ट ऊपर का पार्ट होता है उसमें बफी कोड होता है जो कंटेंट करके रखता है डब्ल्यूबीसी और पीएलसी को, और जो ऊपर एक लेयर बनती है पेड येलो कलर की, वो प्लाज्मा कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर ले, वरना मेरे साथ ही नोट्स को अपनी कॉपी में लिख ले।
तीसरी जो चीज हमने देखी है वो रहने वाली है स्पेसिमेन। तीसरी चीज हमने देखी वो रहेगी स्पेसिमेन। हमने जो भी पढ़ा है वो उन पॉइंटों की हेल्प से हम अपनी क्लास को चला रहे हैं। जो मैंने शुरुआत में जो पॉइंट रखे थे उनको ही मैं अब एक एक को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्पेसिमेन की बात करें या फिर जो सैंपल होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, ये चीज हम समझेंगे पीसीबी में। पीसीबी करने के लिए जो सैंपल होता है, जो ब्लड होगा वो किस तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहले या तो फिर ब्लड है या सैंपल जो भी है वो ईडीटी है। ईडीटीए एंटीकोगुलेंट ब्लड होना चाहिए। ईडीटीए एंटीकोगुलेंट ब्लड होना चाहिए। जो हमारा सैंपल है वो ईडीटीए एंटीकोगुलेंट ब्लड होना चाहिए। ईडीटीए का मतलब हो गया एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसाइटिक एसिड। इसकी ये फुल फॉर्म है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसाइटिक एसिड। या फिर दूसरा होना चाहिए हिपेरिन एंटी कोएगुलेंट ब्लड। स्पेसिमेन की अगर बात करें तो ईडीटी एंटीकोगुलेंट ब्लड होना चाहिए या फिर हिपेरिन एंटीकोगुलेंट ब्लड होना चाहिए। इसकी जो मतलब सैंपल की अगर बात करें तो मतलब इस तरीके का होना चाहिए, या तो ईडीटी है या फिर हिपेरिन एंटीकोगुलेंट ब्लड का हम यूज करते हैं। अब बात आगे करते हैं, हमारा जो चौथा पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा प्रोसीजर। चौथा पॉइंट जो रहने वाला है वो रहेगा प्रोसीजर। चौथा पॉइंट प्रोसीजर की हम बात करते हैं तो देखते हैं प्रोसीजर। यानी कि पीवीसी को हम किस तरीके से डन करते हैं, पीवीसी टेस्ट को हम किस तरीके से पूरा करते हैं वो प्रोसीजर में समझेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है प्रोसीजर के अंदर क्या होता है। सबसे पहले जो हमको पता होना चाहिए कि जो हम सैंपल लेंगे, अभी अभी मैंने बताया था वो यहाँ तो ईडीटी है, वे ईडीटी है, वे हिपेरिन एंटीकोगुलेंट ब्लड का यूज करेंगे। ईडीटीए में हिपेरिन एंटीकोगुलेंट ब्लड का यूज करेंगे। प्रोसीजर यही बोल रहा है सबसे पहले, और उसको हम यूज करके उसका मतलब अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। ब्लड को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करते हैं। ईडीटी में हिपेरिन एंटीकोगुलेंट ब्लड होता है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमको उस ब्लड को पाश्चर पिपेट की हेल्प से 100 यानी कि जो पाश्चर पिपेट की हेल्प से हमको 100 तक उसको फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद जब हम एंटीकोगुलेंट ब्लड को लेंगे फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उस ट्यूब से पाश्चर पिपेट की हेल्प से उस ब्लड को 100 तक फिल करना है। यानी कि पाश्चर पिपेट लेके हमको उसको मतलब इस तरीके से चेक करना है कि 100 तक रीडिंग आ जाए उसकी। बातें समझ में आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि जो
बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे से आप कैच कर पाएंगे। अब फिर क्या होगा, जब हम पास्चर पिपेट की हेल्प से 100 रीडिंग तक फिल कर लेंगे तो उसके बाद जो हमारा सैंपल है, यानी कि जो सैंपल है वो आएगा। फिल करने के बाद हम एक विंड्रो या हेमेटोक्रिट या पीसीवी ट्यूब के अंदर पास्चर पिपेट की हेल्प से ले लेंगे। पास्चर पिपेट की हेल्प से ले लेंगे, यानी कि जो पास्चर पिपेट के अंदर हमने जो सब करा है, पास्चर पिपेट को हमने फिल करा है, उसको हम विंड्रो ट्यूब, हेमेटोक्रिट ट्यूब, हेमेटोक्रिट ट्यूब या पीवीसी ट्यूब, यानी तीनों एक ही चीज है, विंड्रो ट्यूब के ही नाम है पीवीसी ट्यूब और हेमेटोक्रिट ट्यूब। इसके अंदर इसको हम ले लेंगे। लेने के बाद फिर से जब विंड्रो ट्यूब के अंदर हम ले लेंगे तो फिर उसके बाद आगे क्या होता है वो देखते हैं। जब हम हेमेटोक्रिट ट्यूब में ले लेंगे तो फिर उसको फिर से वापस उस ब्लड को, उस विंड्रो ट्यूब को 15 मिनट के लिए, यानी कि इस ट्यूब में हमने ले लिया। सबसे पहले जो हमारा ब्लड था वो ईडीटी एंटीकोगुलेंट ब्लड था, उसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये है, इसके अंदर ईडीटीए वे हेपेरिन एंटीकोगुलेंट ब्लड है। इसके अंदर ईडीटीए और एंटीकोगुलेंट ब्लड है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर कोड भी होगा, यहाँ प्लग होगा। अब इस ट्यूब को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स वेल कर देंगे। मिक्स वेल यानी कि इसको अच्छी तरीके से हमको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो विंड्रो ट्यूब है, उस विंड्रो ट्यूब के अंदर उस पास्चर पिपेट की हेल्प से 100% सब करके इसके अंदर हम ले लेंगे। हमको विंड्रो ट्यूब के अंदर इस सैंपल को ले लेना है। सैंपल जैसे ही हमारे पास आया, सैंपल हमारे पास आ गया, सैंपल आते ही फिर से हमको विंड्रो ट्यूब को 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। 15 मिनट के लिए विंड्रो ट्यूब को फिर से सेंट्रीफ्यूज करना है। 3500 आरपीएम पर 3300 आरपीएम पर विंड्रो ट्यूब को 15 मिनट के लिए वापस क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो विंड्रो ट्यूब के अंदर जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो फिर विंड्रो ट्यूब होगी।
तो विंडो ट्यूब के अंदर सबसे बॉटम के अंदर आरबीसी का सेटल डाउन हो जाएगा और जो ऊपर होगा वो बफी कॉल्ड, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी और पीएलसी यानी प्लेटलेट्स यहाँ हो जाएगी जमा। और जो पेन येलो कलर का जो बनता है पोर्शन वो प्लाज्मा ऊपर की तरफ रह जाएगा। जो आरबीसी की जो हम रीडिंग लेंगे उस रीडिंग को ही पेन सेल वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि जो आरबीसी का जो हम परसेंटेज को जो आरबीसी के जो परसेंटेज होंगे उनको हम जो रीडिंग करेंगे उसको पेन शेप वॉल्यूम कहा जाता है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होगी। आप अपनी कॉपी में नोट्स मेरे साथ ही बनाते चले। मैं गारंटी देता हूँ मेन एग्जाम में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब हम पॉइंट 5 की बात करते हैं। तो पॉइंट 5 मैंने बताया था कैलकुलेशन, गणना। हिंदी के अंदर अगर बात करें तो गणना, और ऐसे बात करें तो कैलकुलेशन का मतलब होगा कैलकुलेशन। जो पॉइंट रहने वाला है 5 नंबर पॉइंट वो रहेगा कैलकुलेशन। 5 नंबर पॉइंट कैलकुलेशन। गणना। कैलकुलेशन इसकी हम इस तरीके से कर सकते हैं पीसीबी की, कि जो पीसीबी है वो हाईएस्ट ऑफ पीसीबी एक्सेल वॉल्यूम बटावा हाईएस्ट ऑफ टोटल वॉल ब्लड इनटू 100। यानी कि पीसीबी की कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है हाई ऑफ पीसीबी बटावा हाई ऑफ टोटल वॉल ब्लड। अब इसको हम समझते हैं कि जो हमारी जो रीडिंग आती है ट्यूब के अंदर, जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग से हमको हाई ऑफ पीसीबी को लेना है। और जो ये है वॉल ब्लड की जो हम जो कैलकुलेशन रखते हैं लगभग 10 के हिसाब से रखते हैं। यानी कि जो हमारी विंडो ट्यूब होती है उसको हम इस तरीके से करते हैं कि 10 लगभग 10 का जो हमारा आंकड़ा रहता है वो रहता है 90 से 100 से 90, 90 से 80, इस तरीके से रहता है। लास्ट में 10 और लास्ट में 0 इस तरीके से रहता है। तो 10 आएगा, वॉल ब्लड को हम 10 से डिनोट करते हैं। फिर उसके साथ ही पीसीबी की जो वैल्यू आएगी उसको देखेंगे हाईएस्ट ऑफ पीसीबी इनको हमको 100 करना है तो हमारी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। क्या हुआ, कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना है, हाईएस्ट ऑफ पीसीबी लेना है, हाईएस्ट ऑफ टोटल वॉल ब्लड लेना है, इनटू में करके 100 से इसको इनटू करना है। तो हमारी जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो इस तरीके से आएगा हाईएस्ट ऑफ पीसीबी बटावा 10 इंटू 100। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो निकल के हमारे सामने आ जाएगी। बात करते हैं आगे की, जो पॉइंट रहने वाला है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल जो छठा पॉइंट है वो रहेगा नॉर्मल रेंज। सबसे पहले हम देखते हैं पीसीबी की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो अगर बात करें मेल की अगर बात करें तो 42% टू 52% पीसीबी की नॉर्मल रेंज रहेगी। और अगर बात करें हम फीमेल की अगर बात की जाए
फीमेल की अगर बात करें 38% टू 48% इसकी नॉर्मल वैल्यू रहने वाली है। इस तरीके से हम पीसीबी को पढ़ सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज का जो टॉपिक पढ़ाया है अगर आपने अच्छी तरीके से देखा है तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपको गारंटी देता हूं डीएमएलटी वालों के लिए, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को मेन एग्जाम में ये देखने को जरूर मिलेगी। कई बार ये 20 नंबरों में भी पूछी जाती है और अगर नॉर्मल तरीके से इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछता है तो उसको 5 नंबर में पूछ लेता है। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और फिर उसके बाद आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे और आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और ये भी हमको कमेंट में जरूर बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा लाना है। धन्यवाद, थैंक यू।